साथियों, आज का जो विषय है, पहली बात होगी पुरानी पेंशन योजना। दूसरी होगी जो हमारा 18 महीने डीए एरियर है, उसको लेकर केंद्र सरकार ने आखिर क्या फैसला किया है। क्या वो जो 18 महीने का एरियर जो हमारा पैसा रुका हुआ है, 3 किस्तें जो रुकी हुई हैं, वो हमें मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। ये बड़ा असमंजस वाला विषय है। नमस्कार, मैं अनुज कुमार। साथियों, दोनों टॉपिक हमारे आज बड़े मेन होने वाले हैं। जो डीए एरियर वाला जो किस्सा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जो पुरानी पेंशन योजना का एक अहम मुद्दा होने वाला है। एक ऐसा केस जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई, और वो जो कर्मचारी थे उनको इस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी करना चाहिए कि उन्होंने उनका फैसला उनके पक्ष में दिया है। उन्होंने सरकार की नहीं मानी, उस कर्मचारी वर्ग की मानी जो कि उस समय पर अपनी पेंशन पाने के लिए जूझ रहे थे। और जो हमारा पैसा पेंशन का जो अंशदान जमा होता है, उसके तौर पर हम कर्मचारियों को आखिर क्या मिलेगा, ये संपूर्ण चर्चा एक ही वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि जो आपने हमारे पिछले वाले वीडियो जो था डीए एरियर को लेकर, उस पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दिया है। 100K से ज़्यादा उस पर व्यूज़ भी आए हैं और 2200 से ज़्यादा उस पर लाइक्स भी हैं। अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी उस वीडियो से आए हैं, तो उसके लिए भी आपका धन्यवाद है। आपसे मुझे विश्वास है कि आप ये वीडियो जो है, जो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, उसे भी आप रेगुलर करने का प्रयास करेंगे। अंत तक देखें, एक एक पॉइंट आपके लिए ऐसा स्पेशल होने वाला है जो कि आपके लिए विशेषकर मायने रखता है। लेकिन हम बात वहीं शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपनी पुरानी पेंशन योजना के बारे में। जो केस था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कर्मचारी पक्ष में फैसला आया, उसके बारे में चर्चा करने वाले। चलिए इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना स्कीम को लेकर। ओल्ड पेंशन स्कीम 10 साल से कम थी। रेगुलर सर्विस फिर भी रिटायर महिला जेबीटी को मिलेगा ओपीएस। पहले मिल रही थी महज 1296 रुपए की पेंशन। खबर है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में रिटायर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 4000 से अधिक कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिल चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 10 साल की रेगुलर सेवा पर ही ओल्ड पेंशन योजना का लाभ मिल पाता था, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को मिलाकर 10 साल से अधिक सर्विस करने वाली महिला जेबीटी को भी पेंशन मिलने जा रही है। सरकार की तरफ से महिला जेबीटी के पेंशन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। महिला जेबीटी शक्ति देवी के पेंशन ऑर्डर 5 सितंबर को सरकार की तरफ से शिक्षक विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार धर्मशाला के चिलगाड़ी की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की महिला शक्ति पाठियान शिक्षक विभाग के बतौर जेबीटी रिटायर हुई थी। शक्ति पाठियान की कांगड़ा के रैप ब्लॉक से आखिरी पोस्टिंग थी और यहीं से वह रिटायर हुई। उन्होंने बतौर जेबीटी 4 सितंबर वर्ष 1997 में रेत ब्लॉक कॉन्ट्रैक्टर के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी ज्वाइन की। इसके बाद 9 वर्ष तक कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करती रही। हालांकि साल 2006 में शिक्षा विभाग ने उन्हें रेगुलर नियुक्ति दी। इस दौरान प्रदेश में नई पेंशन स्कीम प्रदेश में लागू हो चुकी थी और वह ओल्ड पेंशन योजना के दायरे से बाहर हो गई। अब वक्त आता है वर्ष 2013 का। जुलाई 2013 में जेबीटी शक्ति पाठियान नौकरी से रिटायर हो गई और उनकी रेगुलर नौकरी 7 साल की ही मात्र रह गई। ऐसे में उन्होंने ओल्ड पेंशन योजना का लाभ नहीं मिला। जब वह रिटायर हुई तो उनकी आखिरी सैलरी 25,000 रुपये थी। ऐसे में 16 साल विभाग की सेवा करने के बाद उन्हें 2015 से न्यूनतम पेंशन योजना के तहत मात्र 1296 रुपये पेंशन मिलनी शुरू हुई। शक्ति पाठियान को अब 7,900 रुपये के अलावा डीए मिलाकर करीबन 10,000 के करीब पेंशन प्रतिमाह मिलेगी। ओल्ड पेंशन योजना के नियम के तहत 10 साल की रेगुलर सेवा होना अनिवार्य है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की एक महिला कर्मचारी ने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को भी रेगुलर सेवा के साथ काउंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी थी। इस याचिका पर 5 महीने पहले महिला कर्मचारी के पक्ष में फैसला आया था और कोर्ट ने उसे भी पेंशन का हकदार माना था। इसके बाद सुक्खू सरकार ने भी कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर सर्विस को मिलाकर यदि 10 साल से अधिक सर्विस होती है तो उन्हें भी ओल्ड पेंशन योजना का लाभ देने के आदेश जारी किए थे। सबसे बड़ी बात है कि डीए एरियर को लेकर कुछ दिनों से कुछ ऐसी मीडिया में खबरें चल रही हैं जिसको लेकर कर्मचारी वर्ग इस समय पर असमंजस में है कि जो सरकार दावा करती है पुरानी पेंशन योजना के साथ साथ डीए ऐड करने का, तो क्या वाकई ही वो जो योजनाओं के तहत जो हमारा पैसा है डीए के लिए कितना प्रतिशत बढ़ने वाला है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी खबर सामने आ रही है।
गुरुवार को हुई विशेष कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। इस फैसले से लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों को पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से कर्मचारियों को डीए का इंतजार था। आमतौर पर सितंबर के अंत में डीए बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है, लेकिन इस बार थोड़ी देर हुई है। इस देरी के कारण कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिली है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी एक पत्र लिखा गया है। अगर हम इसकी मौजूदा स्थिति और परिस्थिति की बात करते हैं तो महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन का 1% है जो महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है। यह कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद रखता है और डीए को हर 6 माह में समायोजित किया जाता है, जो जीवन यापन की लागत में बदलाव का आधार माना जाता है। अब जो इसका प्रभाव था वो किस तरीके से देख सकते हैं। डीए का प्रभाव जो है, इस बार सरकार डीए में 3% की बढ़ोतरी करने जा रही है। इसका मतलब कि डीए अब 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू मानी गई है। इस आधार पर असर कर्मचारी की सैलरी पर जरूर पड़ेगा। एक कर्मचारी जिसका मूल वेतन लगभग 18,000 रुपये प्रति माह मान सकते हैं, उसकी सैलरी में 540 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर हम इससे थोड़ी महंगाई की तरफ रुख करते हैं तो इसमें 56,900 रुपये वाले कर्मचारी को 1,707 रुपये अधिक मिलेंगे। अगर हम उससे और थोड़ी एक्सपेंसिव की बात करते हैं तो 2,09,100 रुपये मूल वेतन जिस कर्मचारी का है उसे तकरीबन 6,273 रुपये की बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है। एरियर का मुद्दा आखिर है क्यों? डी एरियर के साथ एक और महत्वपूर्ण एरियर जुड़ा है। कर्मचारी को जुलाई से सितंबर 2024 तक के 3 महीने के एरियर मिलेंगे, लेकिन 18 महीने के डीए एरियर का सरकार ने यूटर्न ले लिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक का डीए में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। इस दौरान 3 बार डीए बढ़ोतरी होनी थी, जो नहीं हुआ। कर्मचारी की मांग थी कि 18 महीने का एरियर भुगतान किया जाए, लेकिन सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। डीए की बढ़ोतरी का निर्णय कैसे लिया जाता है? डीए बढ़ोतरी का निर्णय अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि जिसे आप AICPI के नाम से जानते हैं, उसी के आधार पर लिया जाता है। यह सूचकांक विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा कीमतों में बदलाव को मापता है। AICPI के 12 महीने के औसत से प्रतिशत वृद्धि में आधार पर डीए तय किया जाता है। इस बार AICPI में लगभग 3% की वृद्धि देखी गई है। इसका कारण डीए में 3% की वृद्धि दर्ज की जाएगी। डीए के अलावा अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी हुई है। डीए बढ़ोतरी के साथ साथ कुछ अन्य भत्तों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। मकान किराया भत्ता जिसे आप HRA के नाम से जानते हैं, यात्रा भत्ता, टीए और बाल शिक्षा भत्ता। डीए बढ़ोतरी न केवल कर्मचारी बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। कर्मचारी की क्रय शक्ति बढ़ती है, बाजार में मांग बढ़ती है, अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, सरकार पर वित्तीय बोझ भी पड़ता है। डीए और महंगाई का संबंध। डीए का मुख्य उद्देश्य महंगाई से कर्मचारियों को राहत देना है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो डीए भी बढ़ जाता है। इससे कर्मचारी की वास्तविक आय कम नहीं होती। इस बार डीए बढ़ोतरी की घोषणा त्योहारी सीजन के दौरान होने वाली है। इसका विशेष महत्व है कि कर्मचारी को त्योहार का अतिरिक्त खर्च करने के लिए राहत मिल सकती है। बाजार में मांग बढ़ेगी जिससे व्यापारियों को फायदा होगा। अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है। डीए बढ़ोतरी और प्रदर्शन से जुड़ा बोनस पॉइंट भी आपको मिलने वाला है। डीए बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों के प्रदर्शन से जुड़े बोनस PLB की भी उम्मीद है। PLB के बारे में बात कर लेते हैं तो PLB कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। यह आमतौर पर दुर्गा पूजा के आसपास घोषित किया जाता है। इस बार PBL की घोषणा में देरी हुई है। डीए बढ़ोतरी और पेंशन भोगी डीए बढ़ोतरी का लाभ न केवल सेवारत कर्मचारियों को बल्कि पेंशन भोगियों को भी मिलता है। पेंशन भोगियों को महंगाई राहत DR मिलता है। DR की दर डीए के बराबर होती है। वर्तमान डीए दर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित मान सकते हैं। 7वें वेतन आयोग ने डीए गणना का नया फॉर्मूला दिया है। इस फॉर्मूले के तहत डीए दर तेजी से बढ़ रही है। कुछ समय पहले डीए 50% के पार कर गया था। केंद्र सरकार की डीए बढ़ोतरी के फैसले का असर राज्य सरकार पर भी पड़ा है। कई राज्य केंद्र के फैसले के बाद अपने कर्मचारियों की डीए बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। कुछ राज्यों में डीए दर केंद्र से अलग हो सकती है। राज्यों की स्थिति, आर्थिक स्थिति के अनुसार डीए दर होता है। डीए बढ़ोतरी का सीधा संबंध न्यूनतम वेतन से होता है। न्यूनतम वेतन पर डीए लागू होता है। डीए बढ़ने से न्यूनतम वेतन भी बढ़ाया जाता है।
इससे निचले वेतनमान के कर्मचारियों को ज़्यादा फायदा होता है। डीए बढ़ोतरी और भविष्य निधि डीए बढ़ोतरी का असर कर्मचारियों की भविष्य निधि यानी कि पीएफ पर भी पड़ता है। पीएफ की कटौती मूल वेतन और डीए पर होती है। डीए बढ़ने से पीएफ में जमा राशि बढ़ जाती है। इसमें कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड में वृद्धि होती है। डीए बढ़ोतरी और कर डीए बढ़ोतरी से कर्मचारियों की कर देयता पर भी असर होता है। डीए का योग्य आय पर हिस्सा होता है। डीए बढ़ने से कुल आय बढ़ती है। डीए बढ़ोतरी का प्रभाव कर्मचारियों की ग्रेच्युटी पर भी पड़ता है। ग्रेच्युटी की गणना मूल वेतन और डीए के आधार पर होती है। डीए बढ़ने से ग्रेच्युटी की राशि बढ़ जाती है। यह रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को अधिक लाभ दे पाता है। दोस्तों, मेरी जो वीडियो बनाने का मकसद था वो केवल इतना था कि आप लोगों को मैं किसी भी प्रकार से एजुकेट कर सकूं, यानी कि आपको जो नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं कि आज हमारे लिए क्या विशेषकर मुद्दे रहे हैं, देश के अंदर क्या हमारे लिए चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो किस आधार पर लागू होते हैं, और जो 18 महीने डीए एरियर का जो मुद्दा किस्सा था वो किस प्रकार से हम उसे रेगुलेट कर पाएं, ताकि जो हम सही तरीके से एक सही मायने में अपनी जो केस है, अपनी जो केस फाइल है, उनको सही तरीके से और सही आदमी के हाथों में सौंप पाए, ताकि जो हमारा पक्ष है वो हमारी पक्ष में रहे। यानी कि जो अगर हम मान लीजिए कि किसी की आज समस्या है कि पेंशन को लेकर उसे कम पेंशन मिल पा रही है, लेकिन वो उसके मन में है कि मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो 2004 से पहले ज्वाइनिंग हुई थी, लेकिन मुझे जो ज्वाइनिंग डेट मिली वो 2004 या 2005 या 2006 में मैं अपनी नौकरी पर लगा, लेकिन मेरे जो डॉक्यूमेंट्स गए, वेरिफिकेशन जो हुआ वो मेरा 2004 से पहले हुआ था। तो काफ़ी ऐसे सारे केस हैं जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग पड़े हैं। तो उन सभी लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करना जो ये समझते हैं कि हम जो है अपने पक्ष में अगर कुछ लाना चाहते हैं तो किस प्रकार से हमें अपने लिए थोड़ा थोड़ा संघर्ष करना होगा। तो मेरी हमेशा से मकसद रहा है कि मैं हमेशा से ऐसा एक कुछ खास वीडियो आपके लिए बनाने का प्रयास करूं, जिससे कि सभी देश के नागरिकों को कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। याद से वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप जो है इस चीज़ को नोटिस कर सके कि अब हमारे पक्ष में क्या होने वाला है। नमस्कार, मिलते रहेंगे ऐसे ही एक नॉलेजेबल और विशेषकर मुद्दों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।